हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस सीरीज के 5वें लेक्चर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो बहुत ही एक्साइटिंग होने वाला है, क्योंकि आज उन टॉपिक्स को कवर किया जाना है जो ज़्यादातर दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चंस में जो प्रश्न आते हैं उनमें पूछा जाता है। आपने जरूर देखा होगा, अगर आप पिछले जो क्वेश्चंस हैं बिहार बोर्ड में जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछे गए हैं तो आपको ये जरूर मिला होगा। तो आप इसको सॉल्व करने के बाद अच्छा सा अच्छा मार्क्स लाने की उम्मीद कर सकते हो। तो उम्मीद है कि आप एक्साइटेड होगे और इस टॉपिक को कवर करने के लिए तैयार होगे। तो आज, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, कि आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रूफ वाला सेक्शन, है ना। हम लोग आज 3 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। पहला जो है, जो f इक्वल्स r/2 का जो फॉर्मूला होता है उसका डेरिवेशन हम लोग कवर करने वाले हैं, है ना। चाहे वो उत्तल दर्पण हो या अवतल दर्पण। और दूसरा जो फॉर्मूला है वो हम लोग कवर करने वाले हैं दर्पण सूत्र को, है ना। पिछले ऐसे आपके बुक में जो है दर्पण सूत्र दिया नहीं गया है, लेकिन आप देखिएगा कि एग्जाम में पिछले 1-2 एग्जाम में जो है दर्पण सूत्र पूछा गया है। तो आज हम लोग उसको ध्यान में रखते हुए इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और बहुत ही मजा आने वाला है। हम लोग जो है एकदम बारीकी से समझने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर आप किन किन चीजों को ध्यान में रखेंगे तो आप आसानी से इसको प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग उन सारे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट पे ही भी गौर करने वाले हैं, जिससे आप आसानी से इन चीजों को याद रख पाएं, इसको समझ पाएं और आसानी से लिख पाएं। तो हमारे पास सारे हम लोग जो हैं सारी चीजों पे गौर करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको प्रूफ करके अगर दिखाते समय आपको लिखना होता है, तो आप लिखते समय आपका जो सोचने का तरीका होगा ये क्या होगा और लिखने का तरीका क्या होगा, इस पे भी हम लोग गौर करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि आखिर हम लोग ये सब चीज कैसे कैसे कवर करेंगे। तो आपको मैंने अभी बताया, जैसा कि आज हम लोग 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। किसी अवतल दर्पण में सिद्ध करेंगे कि f इक्वल्स r/2, मतलब फोकस दूरी का जो मान होता है वो वक्र त्रिज्या का आधा होता है। अगर हम लोग इसी को लिखना चाहें तो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि हम लोग ये प्रूफ करने वाले हैं, क्या r इक्वल्स 2f प्रूफ करने वाले हैं। तो दोनों में से आप जो भी चाहो वो लिख सकते हो, है ना। चाहे आप f इक्वल्स r/2 प्रूफ करें या फिर r इक्वल्स 2f प्रूफ करें, दोनों एक ही बात है। और उसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र जो है 1/v + 1/u = 1/f, ये भी आपने पहले देखा है पिछले लेक्चर में कि दर्पण सूत्र क्या होता है, हम लोग क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी भी बात हमने की थी पिछले वीडियो लेक्चर में। तो चलिए आज शुरू करते हैं कि अवतल दर्पण में हम लोग कैसे सिद्ध करेंगे कि f और r में ये रिलेशन होता है, ये संबंध होता है। तो ये जरूर से जरूर आप ध्यान दे लेंगे ताकि आप जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसको कवर कर पाएं। क्योंकि अब देखा जाए तो अभी जो है बिहार बोर्ड का जो पैटर्न है उसमें ऑब्जेक्टिव लगभग सारे बच्चे कवर कर लेते हैं, कुछ दिनों में आसानी से कवर किया जा सकता है। तो जो मेन डिफरेंस आपको क्रिएट करके देगा वो लॉन्ग क्वेश्चन या जो अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय प्रकार का जो क्वेश्चन है वही आपको एक एवरेज स्टूडेंट से अलग करेगा, है ना। तो अगर आप चाहते हो कि आप बेहतर परफॉर्म करो तो ये जरूरी है कि आप ये जो प्रूफ है उसका प्रैक्टिस कर लो। तो चलिए हम लोग ये ध्यान देते हैं कि आज के इसमें इस प्रूफ में जो हम लोग पहला प्रूफ जो करने वाले हैं उनमें हम लोग किन किन चीजों का ध्यान रखने वाले हैं और क्या क्या समस्याएं आती है जब आप प्रूफ करने चलते हो। देखिए, हम लोग सबसे पहला चीज 2-3 चीजों का हम लोग ध्यान रखने वाले हैं। एक ये है कि मान लीजिए हमारे पास क्या है कि अगर कोई त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है ना। मान लीजिए कि ये वाला जो है ये त्रिभुज समद्विबाहु है। समद्विबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी कोई 2 भुजा आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि जो उसकी बराबर भुजाएं हैं वो तीसरी भुजा के साथ समान कोण बनाती है, मतलब इन दोनों कोणों का जो मान होगा वो बराबर होगा। या फिर हम लोग इसके उलट के बोले कि अगर किसी त्रिभुज में किसी 2 कोण का मान अगर बराबर है ना, इस कोण के सामने वाली जो भुजाएं हैं वो भी क्या होंगी
आपस में बराबर होंगे। तो हम लोग दोनों में से जैसा भी हम लोग देखेंगे वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग यूज करने वाले हैं। ठीक है, पहला तो ये है ना, क्या करना है हम लोग, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि दो कोण बराबर होते हैं और वो कौन से, जो दोनों बराबर भुजा है वो तीसरी भुजा के साथ जो कोण बनाती है वो वाला कोण का मान बराबर। उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, जैसे दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है ना, इसको तिर्यक रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या कि ये कोण का वैल्यू जो होता है इसके बराबर होगा, इसको कहते हैं एकांतर कोण, है ना। एकांतर कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है, या इधर वाला भी जो है इस कोण का मान क्या होगा, इस कोण का के बराबर होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको ध्यान रखना है ना। ये तो एक समद्विबाहु त्रिभुज का कॉन्सेप्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, समांतर रेखा जब एक तीसरी रेखा काटती है तो वहां पे क्या होता है, जो तिर्यक रेखा काटेगी तो एकांतर कोण का मान, है ना, ये और ये कोण और इसमें ये और ये कोण आपस में बराबर होगा। और एक और जो हम लोग ध्यान रखने वाले हैं कि जब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करने आएंगे तो हम लोग ये मानेंगे कि ये जो बिंदु है ना, जहां पे ये किरण आपतित हो रही है, ठीक है, ये बिंदु क्या है, ये बिंदु जो है इस ध्रुव के काफी निकट है ना। काफी निकट कहने का हम लोग ये सेंस लगा रहे हैं, मतलब इतना करीब है कि यहां से ये जो लेंथ है, ये वाला जो दूरी है ना, और ये वाला दूरी है, ये दोनों क्या होगा, लगभग बराबर होगा। ये तीन एजम्पशंस हम लोग लेके इस पूरे को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो आपको मैं पहले क्लियर बता देता हूं, आपको एकदम ध्यान रखना है। क्या करना है, पहला कि ये जो जहां पे ये आप समांतर किरण आपतित हो रही है दर्पण पे, है ना, जिस बिंदु पे आपतित हो रही है वो P के काफी निकट है, और इतना निकट कि F से X का दूरी और F से P का दूरी लगभग बराबर है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है। समांतर जो रेखा होती है उसमें जब तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण का मान बराबर होता है, इस चीज का ध्यान रखना है। और ये जो आप अभी मैंने बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, जो दोनों कोण बनता है तीसरी भुजा के साथ, समान भुजा जो बनाती है वो, उसका मान बराबर होता है। तो इन तीनों टॉपिक्स को, इन तीनों पॉइंट को हम लोग ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ते हैं कि प्रूफ कैसे करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या करना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि मान लेते हैं कि एक अवतल दर्पण है ना, ये अवतल दर्पण हमने यहाँ पे डायग्राम हम लोग बना लेंगे पहले। ठीक है, एक अवतल दर्पण बना लेंगे और उसके बारे में लिख देंगे, है ना। मान लिया कि एक अवतल दर्पण M डैश है, सपोज ये M है और इधर M डैश है, हम लोग मान लेते हैं। इसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। AB एक आपतित किरण है। चलिए, तो हम लोग AB जब लिखा हुआ है तो जो हमारा स्टेटमेंट है हम लोग उसके अकॉर्डिंग इसको बदल ले रहे हैं। AB क्या है, AB एक आपतित किरण है, तो हम लोग AB को A B एक आपतित किरण है जो क्या हो रही है, जो दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष है PC, उसके समानांतर P के निकट बिंदु B पर आपतित हो रही है ना। ये हम लोग पहले बता दे रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी दर्पण में अगर मुख्य अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वो दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से गुजरेगी, तो वो फोकस से होके गुजरेगी। ठीक है, तो ये आपतित किरण हुई और ये हुई हमारी परावर्तित किरण। अब हम लोग क्या करेंगे, C से B को मिला देंगे, है ना। तो ये क्या हुआ, वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, लंब होती है दर्पण के सतह पे। ठीक है, क्या होगी, वक्रता त्रिज्या जो है दर्पण के सतह पे लंब होती है। ठीक, तो अब हम लोग करेंगे ये कि हम लोग ये देखेंगे कि ये वाला जो कोण होगा, ये वाला, ये अभिलंब हुआ और ये आपतित किरण है, दोनों के बीच का कोण क्या कहलाएगा, ये आपतन कोण कहलाएगा। और ये वाला जो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण है उसको हम लोग कहेंगे परावर्तन कोण। तो हम लोग जानते हैं कि परावर्तन के नियम से क्या होता है, आपतन कोण बराबर परावर्तन। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं और आगे जो हमारा है प्रोसेस उसको देखते हैं। तो ये स्टेटमेंट हमने लिख दिया है पहले से, आप लोग इसका प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत ज्यादा हार्ड है नहीं। ठीक है,
यहाँ पे हम लोग लिख देंगे क्या चीज से आया, ये परावर्तन के नियम से। ठीक है, परावर्तन के नियम से हम लोग लिख देंगे, क्योंकि हमने आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण किया है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, आपतन कोण बराबर परावर्तन। अब लिखेंगे चूंकि हमारे पास क्या है, ए बी जो है वो समांतर है किसके, समांतर है सीपी के, और क्या है, हम लोग देखेंगे कि ये जो है सी बी, ये रेखा जो है इन दोनों समांतर रेखा को क्या कर रही है, काट रही है ना। सी बी एक तिर्यक रेखा है। ठीक है, क्या है, एक तिर्यक रेखा है। तब क्योंकि यहां पे यूज की है तो यहां पे लिखे, इसलिए कोण क्या हो जाएगा, हमारे पास है ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, ये एकांतर कोण। मान लीजिए कि इस रिलेशन को हम लोग रिलेशन 1 नाम देते हैं, है ना, और इस रिलेशन को हम लोग रिलेशन 2 नाम देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे क्या, 1 और 2 से आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आएगा, देखिए इधर भी एबीसी है और यहाँ भी एबीसी है, एबीसी यहाँ बराबर है, तो इधर वाला भी क्या होगा, बराबर होगा। तो कोण एफ बी सी, कोण एफ बी सी बराबर हो जाएगा कोण बी सी एफ। ठीक है, ये वाला एफ बी सी मतलब ये कोण और ये कोण है ना, बी सी एफ, ये दोनों बराबर हो गया। तो अगर आप देखेंगे ये वाले त्रिभुज में, तो ये कोण और ये कोण, ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों आपस में बराबर हो गया। तो ये जो त्रिभुज बना हमारे पास, ये क्या बना, ये बना हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। ये जो हमारा त्रिभुज बन रहा है ना, ये वाला त्रिभुज क्या बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग करेंगे क्या, इसलिए त्रिभुज त्रिभुज एफ बी सी, एफ बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, क्या हुआ, एफ बी सी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज है तो क्या हो जाएगा हमारे पास, इसलिए एफ सी बराबर क्या आ जाएगा, एफ सी जो है वो एफ बी के बराबर हो जाएगा। चूंकि बी बिंदु एफ पी के काफी निकट स्थित है, इसलिए क्या लिखेंगे, लगभग जो है एफ बी का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, नियरली इक्वल टू, एफ बी जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, एफ एफ सी के बराबर, सॉरी एफ पी के लगभग बराबर हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों से हम लोग को क्या मिला, एफ बी एफ सी के बराबर है और एफ बी एफ पी के बराबर है, इसलिए एफ बी एफ सी बराबर एफ पी। ठीक है, क्या मिला, एफ सी बराबर, एफ सी बराबर क्या, एफ पी, ये मिल गया। इसलिए वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या आर बराबर, ये किसके बराबर है, पीसी के बराबर है, और पीसी को हम लोग लिख सकते हैं पी एफ प्लस एफ सी, और हम लोग जानते हैं कि पी एफ और एफ सी ये दोनों बराबर है, तो हम लोग पी एफ एफ, तो पी एफ रहने देंगे क्योंकि ये हमारा फोकस दूरी है, और एफ सी को भी क्या लिख दिए, पी एफ ही लिख दिए, तो ये आ गया हमारे पास 2 पी एफ।
और बराबर 2f लिख देंगे, जहां पे f का क्या है, जहां f फोकस दूरी है। इसलिए हमारे पास क्या आ गया, r इक्वल्स 2f आ गया। तो आपको अगर ऐसे प्रूफ करना है तो ऐसे, या f इक्वल्स r/2 आ गया। ठीक है, बस यही हम लोग को प्रूफ करना था। ठीक है, क्या करना है, आपको 3 कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया वो आपको ध्यान देना है ना, और उसी का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं। और उसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे ये साबित कर देंगे कि ये वाला जो त्रिभुज है वो क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज है। तो जैसे ही समद्विबाहु हुआ तो इसका और इसका लेंथ क्या होगा, क्योंकि ये कोण और ये कोण बराबर है तो इसका और इसका लंबाई बराबर होगा, और ये वाला इसके बराबर है क्योंकि बी जो है पी के काफी निकट है। तो हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, वक्रता त्रिज्या को इन दोनों के सम के रूप में लिख देंगे, और चूंकि ये दोनों बराबर है तो r इक्वल्स 2f जो है वो प्रूफ हो चुका है। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में पूरा आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर यही प्रक्रिया हम लोग को एक उत्तल दर्पण में करने के लिए बोला जाए तो हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोग एक उत्तल दर्पण में जब हम लोग ये प्रूफ करेंगे तो किन चीजों का हम लोग ध्यान रखेंगे। देखिए, उत्तल दर्पण में जब हम लोग बात करेंगे तो हमारे पास फिर से यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट है, लेकिन यहाँ पे ये तो आपने देखा कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, तो अगर इसकी लंबाई अगर क्या होगी, अगर इसकी लंबाई सेम है तो ये और ये एंगल का मान क्या होगा, बराबर होगा। या इसके विपरीत अगर बोला जाए कि ये दोनों एंगल का मान बराबर है तो ये दोनों भुजा क्या होगा, समान लंबाई का होगा, यह समद्विबाहु त्रिभुज ये होगा। यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे हम लोग जब समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो यहाँ पे हम लोग को संगत कोण का कॉन्सेप्ट जानना है ना। संगत कोण जो एक ही जैसा सिचुएशन, जैसे इस रेखा के ऊपर तो यहाँ भी इस रेखा के ऊपर, इस रेखा के इस पार तो इस रेखा के इस पार, है ना, तो इसको क्या कहेंगे, संगत कोण। ये इसके संगत है, ये नीचे वाला के संगत है, इधर इस ये वाला इसके ऊपर वाला के संगत, इसके नीचे वाला इसके नीचे वाले के संगत कोण है। ठीक है, तो संगत कोण का मान क्या होता है, बराबर होता है। तो चलिए पहले हम लोग थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक बनाएंगे हम लोग दर्पण उत्तर। ठीक है, फिर से वही हमारा यहाँ पे रहेगा P, यहाँ पे कहीं पे रहेगा F और यहाँ पे कहीं रहेगा C। ठीक है, तो मान लिया कि MM' एक उत्तल दर्पण है, तो हमने बना दिया उत्तल दर्पण जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्रता केंद्र C है। वक्रता त्रिज्या PC बराबर प्लस R, फोकस दूरी PF बराबर प्लस F। मान लिया कि एक किरण OA है ना, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण की A बिंदु पर आपतित होती है, तो O यहाँ पे है और हमारा A जो है यहाँ पे है। ठीक है, तो उत्तल दर्पण के गुण से इसमें क्या होता है कि परावर्तन के बाद कहां से होके गुजरेगी, तो ये गुजरेगी फोकस से। ठीक है, कोई किरण कहां से गुजरेगी, फोकस से होके गुजरेगी, तो हम लोग फोकस से पहले गुजार लेते हैं। तो देखिए फोकस से मतलब पहले से ये ड्रॉ किया हुआ है, तो मैं फोकस जो है यहाँ पे बना दे रहा हूं। ठीक है, तो ये है हमारा, यहाँ पे फोकस हो जाएगा ये। ठीक है, इधर हम लोग डॉटेड लाइन का इस्तेमाल करते हैं, ये आपको पहले से पता है। अब क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे अगर इस बिंदु पे लंब खींचना चाहें, अभिलंब, तो हम लोग जानते हैं कि त्रिज्या जो होगी वो क्या होगी, इस पे लंब होगी। तो हम लोग क्या करेंगे कि ऐसे करके ये खींच दिए त्रिज्या। ठीक है, क्योंकि रैंडमली हम लोग खींच रहे हैं तो थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन में मिस्टेक हो सकता है, आप खींचने के बाद अपना त्रिज्या का नाम देना। ठीक है, तो अब हमने क्या किया कि ये जो है हम लोग कंस्ट्रक्शन कर चुके हैं। ठीक है, तो देखिए क्या कि ये वाला जो है CA क्या होगा, CA जो होगा अभिलंब होगा, इसी को बढ़ा दिए तो चाहे वो इधर वाला सतह हो या इधर वाला सतह हो, उस पे वो लंब हो गया।
और हम लोग मान लीजिए कि यहाँ पे मैं एक नाम दे देता हूँ बी, ताकि हम लोग को लिखने में आसानी हो। और इधर कोई सी हो गया है तो हम लोग डी नाम दे देते हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से हमने कर दिया। तो अब हम लोग देखेंगे क्या कि ये वाला जो यहाँ पे ये अभिलंब है दर्पण की सतह पे, ये आपतित किरण है, तो ये वाला जो कोण हुआ ये आपतन कोण हुआ, और ये वाला जो कोण हुआ वो परावर्तन कोण हुआ। तो परावर्तन के नियम से फिर से ये दोनों बराबर हो। और यहाँ पे ये जान रहे हम लोग कि ये जो रेखा है और ये रेखा दोनों क्या है, एक दूसरे के समांतर है। तो ये जो रेखा है ये क्या हुई, तिर्यक रेखा हुई। तो यहाँ वाला जो कोण है ये वाला, ये तिर्यक रेखा है, तो ये जो कोण हुआ है ना, ये वाला, वो क्या होगा, इसके संगत कोण होगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा। और एक और कॉन्सेप्ट आपको जानना है सम्मुख कोण का। ठीक है, सम्मुख कोण किसको कहते हैं, तो सम्मुख कोण जैसे मान लीजिए कि दो रेखाएं एक दूसरे को ऐसे काट रही हैं, तो ये कोण और ये कोण क्या हुआ, सम्मुख कोण हुआ, और इसका मान क्या होता है, बराबर होता है। इधर ये दोनों भी सम्मुख हुआ और इसका भी मान बराबर होगा। तो हम लोग को करना ये है कि हम लोग ये प्रूफ करना चाहते हैं कि ये वाला जो त्रिभुज है ना, ये वाला ACF, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, तो हम लोग ये कैसे करेंगे, तो जरूर हम लोग को कोई दो इसका कोण जो है बराबर करना होगा। तो हम लोग करेंगे ये कि एक तो ये कोण इसके बराबर हो गया, और हम लोग जानते हैं कि ये कोण क्या होगा, दूसरा कोई ये जो कोण होगा वो इस कोण के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, सम्मुख कोण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग ये दोनों कोण आपस में बराबर, ये दोनों कोण आपस में बराबर, और ये कोण आपस में बराबर, तो इस प्रकार से ये दोनों कोण जो है हम लोग को बराबर मिल जाएंगे। तो चलिए हमारा जो स्टेटमेंट होगा कैसे होगा। परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हम लोग करने क्या वाले, तो आपतन कोण जो है, कोण है हमारे पास OAB, कोण OAB बराबर हो जाएगा कोण DAB। ये हो गया, मान लीजिए कि स्टेटमेंट हमारा 1 हो गया, रिलेशन 1 हो गया। दूसरा, कोण DAB बराबर हो जाएगा क्या, DAB बराबर हो जाएगा कोण FAC, है ना, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, सम्मुख कोण। है ना, ये हमारा रिलेशन हो गया 2। ठीक है, और तीसरा जो है, चूंकि OA समांतर है किसके, PC के, तो उस सिचुएशन में क्या आ जाएगा, कोण BOA कोण OAB लिखे हैं ऊपर, तो वही पैटर्न हम लोग फॉलो करते हैं। OAB बराबर कोण FCA, है ना, ये फिर से क्या है, तो ये है संगत कोण। ठीक है, और ये रिलेशन हुआ हमारा 3। तो अब लिखेंगे 1, 2 और 3 से। 1, 2 और 3 से हम लोग को क्या मिल रहा है, तो 1, 2 और 3 से हम लोग को मिल रहा है ये दोनों कोण बराबर, है ना, ये वाला और ये वाला क्या मिलेगा, बराबर। FAC कोण FAC बराबर कोण FCA।
इसलिए त्रिभुज FAC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, FAC क्या है? एक समद्विबाहु त्रिभुज है। हो गया। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यूज करेंगे। चलिए मैं दूसरा कलर से यहीं पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ, है ना। मूव करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है, तो वैसे कंफ्यूजन हो जाएगा, तो मैं यहीं पे कैलकुलेशन कर दे रहा हूँ। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए क्या हो जाएगा? FA इक्वल्स आ जाएगा हमारे पास FC। ठीक है, FA इक्वल्स क्या आ जाएगा? FC। ठीक, तो ये आ गया। चूंकि बिंदु A P के बहुत निकट स्थित है, P के बहुत निकट स्थित है, इसलिए हम लोग को क्या मिल जाएगा? FA का जो वैल्यू है वो लगभग FP के बराबर होगा, है ना। इसलिए इन दोनों से हम लोग को क्या मिला? FA इसके बराबर है और इसके भी बराबर है ना। तो हम लोग लिख सकते हैं FC जो है वो FP के बराबर आ गया। इसलिए वक्रता त्रिज्या R बराबर क्या आ जाएगा? CP बराबर CF प्लस FP इक्वल्स, और CF को हम लोग लिख देंगे क्या? CF को FP लिख सकते हैं, तो CF की जगह भी FP प्लस FP इक्वल्स 2FP इक्वल्स 2F, है ना, जहां F फोकस दूरी है। इसलिए R इक्वल्स क्या आ गया? 2F, या F बराबर R/2 ये आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग जो है उत्तल दर्पण में भी इस रिलेशन को प्रूफ कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो पूरा क्लियर समझ में आ गया होगा। आप बार बार वीडियो को चला के हर एक जो है कॉन्सेप्ट को अच्छे से देख ले, और उसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको जो है ये पूरा मार्क्स इस पे मिल जाएगा। बहुत ही इजी है, 5 नंबर के लिए ऐसे भी आप इतना तो कर ही सकते हो। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगर आपको देखिए ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो है ये 1-2 साल पहले जो है एग्जाम में आया हुआ था। आप देखेंगे तो इसको कैसे प्रूफ करेंगे, ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इजी भी है। थोड़ा सा प्रैक्टिस किया जाए तो, है ना। अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो तो आप आसानी से प्रूव कर पाओगे, नहीं कर रहे हो तो कोई मतलब ही नहीं है कि हो पाए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि एक अवतल दर्पण में कैसे सिद्ध करते हैं इस संबंध को। तो सबसे पहले हम लोग एक दर्पण बनाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज का आपको ध्यान रखना है वो हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा दर्पण है। ये इसका मुख्य अक्ष है। मान लीजिए कि हम लोग फिर से ऐसे ही करेंगे, मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं, आप खुद से लिख लीजिएगा, है ना।
मान लिया कि एम डैश एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, फोकस F और वक्ता केंद्र C है। ठीक है, इतना तो आप लिख लोगे। अब करना ये है कि इसके मुख्य अक्ष पर कहीं पे हम लोग C और अनंत के बीच एक बिंदु वस्तु ले लेते हैं। एक वस्तु ले रहे हैं हम लोग, क्या, O। ठीक है, O क्या है, एक वस्तु है जो इसके मुख्य अक्ष पे रखी गई। तो हम लोग को पता है, ऐसे हम लोग, आप किरण आरेख आपने खींचा होगा तो आपको पता है कि कोई वस्तु अगर कहाँ पे रखेगा, वक्ता त्रिज्या और अनंत के बीच, तो उसका जो इमेज बनता है ना, वो इन दोनों C और F के बीच कहीं पे बनता है। ये आपको पहले से पता है। ठीक है, तो आप करोगे क्या कि उस कॉन्सेप्ट का यूज करोगे। क्योंकि वहां पे ऑब्जेक्ट बड़ा रहता है तो हम लोग बड़ा इमेज बनाते हैं, यहाँ पे पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो हम लोग पॉइंट जैसा बनाएंगे। तो हम लोग यहाँ से लेंगे एक किरण। ठीक है, एक किरण यहाँ से निकली और वो किसी बिंदु पे, मान लीजिए सपोज ऐसे ए बिंदु पे आपतित होती है। ठीक है, तो हम लोग को पता है कि अगर यहाँ पे हो रही है तो इमेज कहीं यहाँ बनना है, तो परावर्तित किरण जो है ना इधर ही कहीं से गुजरे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि परावर्तित किरण जो है इधर परावर्तित किरण कहीं यहां से पास करा देते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये थोड़ा सा अच्छे से नहीं बन पा रहा है, लेकिन आप लोग खुद से ड्रॉ कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो मैं कर ही देता हूं। देखिए, इसको मैं इसलिए ड्रॉ कर ले रहा हूँ क्योंकि हम लोग को इसका इस्तेमाल करना है और फिगर ड्रॉ करते समय आपको इसका जरूरत पड़ सकता है। तो आप चाहो तो फिर से पहले से कर सकते हो, ऐसे ये बाद में होने वाला था। ठीक है, यहाँ से हम लोग एक किरण ले गए और यहाँ पे आपतित कर रहे हैं। तो यहाँ से परावर्तन के बाद ये लगभग ऐसे ही करके यहाँ से ये यहाँ से ऐसे ये गुजरे। ठीक है, हो गया। दूसरी किरण जो है वो क्या हो जाएगा, दूसरी किरण मुख्य अक्ष की दिशा में जाती है। तो हमको पता है कि ये इधर जाएगी तो ये इसी पे वापस आ जाएगी। ठीक है, दोनों किरणें एक दूसरे को कहाँ पे काट रही है, तो इस जगह पे काट रही है। तो यहीं पे वस्तु का क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, एक बिंदु वस्तु लेना है, कहाँ पे, वक्ता त्रिज्या और अनंत के बीच। हो सकता है कि आप चाहो तो दूसरी जगह भी ले सकते हो, है ना। एक किरण दर्पण के ए बिंदु पे मान लीजिए कि हम लोग आपतित करा रहे हैं, तो परावर्तन के बाद हमको पता है कि कहीं यहाँ से आई से होके पास होगी। दूसरी जो किरण है वो मुख्य अक्ष की दिशा में जा रही है, तो उसी पथ पे वापस आएगी। दोनों परावर्तित किरणें एक दूसरे को आई पर काटती हैं, इसलिए आई पर ही क्या बनेगा, उसका प्रतिबिंब बनेगा। तो देखेंगे क्या कि हमारे पास जो है यहां से ये जो दूरी आया, ये, इसको हम लोग कहेंगे क्या, इस दूरी को हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब दूरी। और यहां से ये दूरी जो है ऑब्जेक्ट के पास से, है ना, ये दूरी जो है ये क्या है, ये वस्तु दूरी है। ठीक है, और यहां से यहां तक ये जो है ये फोकस दूरी है, ये भी आपको पता है ना। तो अब इतना करने के बाद आप चाहो तो लिख दो, इसलिए क्या लिखेंगे, पीओ बराबर वस्तु दूरी u, पीआई बराबर प्रतिबिंब दूरी v और पीएफ बराबर फोकस दूरी f। अब देखेंगे क्या, C से A को मिलाया। ठीक है,
सी से ए को मिलाया। यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं, आपको मैं जितना स्टेटमेंट बोला हूं आपने आप लिख लीजिएगा। सी से ए को मिलाया। तो ये क्या है, तो सी ए आपको पता है, क्योंकि सी ए अभिलंब है, इसलिए हमारे पास ये वाला जो कोण होगा ये आपतन कोण होगा और इधर वाला ये परावर्तन कोण होगा। ऐसे सीओ को आप सॉलिड लाइन से मिलाइएगा, इसलिए कोण ओ ए सी बराबर कोण कोण आई ए सी, ये हो गया परावर्तन के नियम से। चलिए एक कॉन्सेप्ट जो आपको मैथमेटिक्स का यहाँ पे यूज करना है उसके बारे में अब मैं बता देता हूँ। देखिए होता क्या है कि अगर कोई त्रिभुज है, ठीक है, ये त्रिभुज है और इसका नाम है ए बी सी, और इसके किसी कोण का, जैसे ये कोण हुआ, इसका एक समद्विभाजक है जो यहाँ पे डी पे आके मिल रहा है। ठीक है, ये वाला जो है क्या है, ये वाला जो लाइन है ये है कोण समद्विभाजक, मतलब कोण को दो बड़े बराबर भाग में बांटने वाला है ना। ये मैथमेटिक्स में आपको कॉन्सेप्ट पढ़ना भी है। तो अगर ऐसा होता है कि किसी कोण का समद्विभाजक इस प्रकार है, तो यहाँ पे होता ये है कि ए बी और ए सी का जो अनुपात होगा, है ना, इस कोण जिसको भी बांटा जा रहा है उसको बनाने वाले भुजाओं का अनुपात वही इस भुजा का अनुपात होता है। मतलब ये जो कोण समद्विभाजक है ना, उसको ये इस कोण बनाने वाले भुजा के अनुपात में बांटता है। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, जैसे ए बी पहले लिखे हैं तो इधर वाला साइड पहले लिखेंगे, तो ए लिखेंगे क्या, बी डी बाई डी सी, ऐसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, इसलिए क्या है, ए सी कोण ओ ए सी का समद्विभाजक है। ठीक है, क्या है, ये समद्विभाजक है। इसलिए हम लोग फिर से यही कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, क्या आएगा, ए ओ बाई ए आई बराबर ओ सी बाई सी आई। ठीक है, ये हमने इस कॉन्सेप्ट से यूज किया। अब देखिएगा क्या कि फिर से हम लोग ये बोलेंगे कि AO जो है वो किसके बराबर है, वो PO के बराबर है। ये चूंकि इसके निकट है इसलिए ये दूरी किसके बराबर हुआ, इसके बराबर हुआ, और ये जो दूरी है वो इसके बराबर हुआ। ठीक है, और इसको हम लोग चाहें तो चूंकि OC जो है ये ना वस्तु दूरी है, ना प्रतिबिंब दूरी है, और ना ही फोकस दूरी है, तो हम लोग इसको ब्रेक करने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी या फोकस दूरी के कॉम्बिनेशन के रूप में। तो हम लोग OC को क्या लिखेंगे, तो OC है ये वाला दूरी। तो हम लोग अगर चाहें तो लिख सकते हैं क्या, इसको लिख सकते हैं PO माइनस PC, जहां PO क्या है, वस्तु दूरी है, और PC जो है वक्ता त्रिज्या है। तो हम लोग इसको लिखे क्या, PO माइनस PC लिख दिए। और दूसरा जो है CI जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो हम लोग अगर चाहें तो इसको क्या लिखेंगे, PC माइनस PI। तो PC जो हो जाएगा वो वक्ता त्रिज्या हो जाएगा, माइनस PI जो है वो प्रतिबिंब दूरी हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर वक्ता त्रिज्या और फोकस दूरी में कन्वर्ट करना हो तो हम लोग बाद में कर लेंगे, है ना। अब चूंकि ए पी के काफी निकट है, ए बिंदु P के काफी निकट है,
इसलिए AO जो हो जाएगा वो नियरली इक्वल टू PO हो जाएगा, और AI जो नियरली इक्वल टू हो जाएगा ये क्या, PI। इसलिए ये आ जाएगा PO बटे PI बराबर PO माइनस PC बटे PC माइनस PI। सबका वैल्यू पुट कर दे, है ना। पहले से हम लोग लिख चुके हैं कि कौन वस्तु दूरी है, कौन प्रतिबिंब दूरी है ना। या PO जो है, PO है वस्तु दूरी, U डिवाइड बाई PI जो है वो प्रतिबिंब दूरी है, इक्वल्स PO जो है वो क्या है, फिर से U, PC जो है वो R है, और ये हो जाएगा PCR माइनस B। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और UR माइनस UV इक्वल्स UV माइनस VR, है ना। इसको इससे फिर इससे फिर इससे। ठीक है, अब R वाले को एक साइड ले, UR प्लस VR इक्वल्स UV प्लस UV, ये आ जाएगा कितना 2UV। दोनों में से अब इधर चलते हैं और हम लोग R को कॉमन लेते हैं, R इंटू U प्लस V इक्वल्स 2UV, और U प्लस V, और ये जो है UV से हम लोग यहाँ पे भाग दे रहे हैं, है ना, ये गुना में है, इधर ले गए, 2 को उधर ही रहने दिए, 2/R। सेपरेटली इसको कर दे U डिवाइड बाई UV प्लस V डिवाइड बाई UV इक्वल्स R/2 क्या होता है F। हम लोग चाहें तो इसको 1 डिवाइड बाई R/2 लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से U से U कैंसिल आउट, V से V कैंसिल आउट, और 1/V प्लस 1/U इक्वल्स 1/F, है ना। यही हमारा दर्पण सूत्र है और इसे ही हम लोग को प्रूफ करना था। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं इसमें से ये वाला जो कॉन्सेप्ट है जिसका इस्तेमाल नहीं करना है, मतलब इसका इस्तेमाल करने के लिए मैं बताया था, लेकिन ये हमारे प्रूफ का पार्ट नहीं है, तो मैं इसको इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ध्यान से इसको देख लेना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो आपको ये प्रूफ जो है आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आप बार बार जो है वीडियो को पॉज करके और देखें, समझें, और फिर उसको रिवाइज कर ले ताकि आपको समझ में आ जाए। ऊपर अभी और भी स्टेटमेंट लिखा जाएगा जैसा कि मैंने बताया, तो आप उसको भी लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और जो हमारा अगला वीडियो होने वाला है वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होने वाला है, तो आप सभी देखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल में हम लोग देखने वाले हैं कैसे कैसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। और ये समझिए कि न्यूमेरिकल ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, फिर भी अगर आप अच्छे से सीखना चाहते हो कॉन्सेप्ट को, आगे अगर आपका परफॉर्मेंस बेहतर करने का आगे प्लान है, अगर आप चाहते हो कि मैं बेहतर करूं, तो आपको ये जरूर सीखना चाहिए, है ना। क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत ही नहीं के बराबर आता है, और आप स्किप भी कर देते दोगे तो कोई फर्क उतना आपके परफॉर्मेंस पे, जो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हो सकता है कि आपके आगे चल के जो है आपके नॉलेज पे फर्क पड़े, तो आप जरूर से जरूर उसको देखना नहीं भूलेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप जरूर से जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।